हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग लास्ट पार्ट देख रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज आईएफआरएस। ठीक है, आईएफआरएस का मैंने आपको जरा सा हल्का सा मीनिंग बता के रखा हुआ था कि आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये होता ऑल ओवर द ग्लोब जो एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, आईएफआरएस के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आईएफआरएस ऐसे पकड़ के चलना कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, मतलब जो भी आपके सामने अकाउंटिंग के कुछ आइटम्स आएंगे तो उनकी कैसे अकाउंटिंग करना कैसे नहीं, ये सब चीजें आपको कहां देखने मिल सकती है, आईएफआरएस में देखने को मिल सकती है। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस दोनों में क्या फर्क है? तो डिफरेंस इतना ही है बच्चों कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में जो भी बिजनेस होगा तो उसमें कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए कैसे नहीं, इसके बारे में डील करेगा। कौन बताना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट आईएफआरएस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कोई भी कंट्री होगी वर्ल्ड की तो वो कंट्री आईएफआरएस को एक्सेप्ट करती है। आईएफआरएस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है तो उसे क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो बस यही छोटी सी बात आपको यहां पे देखनी है। क्या लिखा है देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आईएफआरएस का आपके फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। ठीक है, तो आईएफआरएस कौन इशू करता है? आईएएसबी इशू करता है, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये इशू करता है आईएफआरएस को। आपको कौन इशू करता कौन नहीं, इसका इसके भी बारे में आपको जानने की जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो पूरा टॉपिक है ना बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस, ये अभी आपको सीए फाउंडेशन तक भी काम में नहीं आएगा। हाँ, जैसे आप सीए इंटरमीडिएट में जाओगे या आगे फाइनल में जाओगे तब ये चीजें इतनी कोर होती है अकाउंट्स की जिसकी कोई हद नहीं। बट फिलहाल आपको कोई जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको पता चल गया इतना काफी है। ठीक है, तो आईएफआरएस क्या है बताना? आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईएफआरएस बोलते हैं। ठीक है, IFRS इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये एक सेट है, और सेट किस चीज का है बताना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, स्टेटिंग हाउ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे या इवेंट्स होंगे उसे आप रिपोर्ट कैसे करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैं बार बार आपको बता ही चुका हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग होता है बच्चों आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी आपका इवेंट होगा, आप ट्रांजैक्शन तो इतना तो समझते होगे, जो डे टू डे एक्टिविटी हमारे बिजनेस की, तो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट कैसे करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये आपको कहां देखने मिल सकता है? आपके आईएफआरएस में देखने मिल सकता है। ठीक है, आईएफआरएस आर इशूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना उसको डेवलप करने के लिए इशू किए जाते हैं आईएफआरएस, एंड दिस आर एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं बताना? एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। एंड टू इंप्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये एक सोफेस्टिकेटेड नाम है आपके अकाउंटिंग का, आप बस वेग लैंग्वेज में समझ के चलो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा वर्ड आपके सामने आए तो आपने इसको क्या समझ के रखना बताना? आप इसे हमेशा अकाउंटिंग ही समझोगे। ठीक है, तो आईएफआरएस क्या करता है? वर्ल्ड वाइड जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो उसे क्या करता है बताना? वो इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये हुआ आईएफआरएस के बारे में। आई होप आप सबको ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बच्चों अब रीडिंग में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इसके बारे में हमने वैसे देख के तो रखा था बट फिर भी यहाँ पे इसके बारे में कुछ बोला गया है तो बस एक बार हम लोग उसको भी चेक कर दे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको प्यार से बोलते आईसीएआई, वहां पे दिया भी है लिख के आईसीएआई। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या करती है बताना? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है। ठीक है,
द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑन 21st April 1977, recognizing the need for accounting standards in India, formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute of India. The ASB will consider the law, custom, usage and business environment and international accounting standards, okay, in India. इसका मतलब क्या हुआ, एक बात मैं आपको बस बताना चाहूंगा, इतना यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया, बट फिर भी जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। देखो, एक बात समझो, पहले आपके दिमाग में ये बात फिट कर लो, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना बच्चों, तो ऐसा पकड़ के चलना, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ओके, कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें किसके अंदर दी हुई होती है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दी गई होती है, ओके। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये बनाता कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसको बनाने के पीछे हाथ है किसका बताना, ICAI का, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसको बनाती है। अब ऐसा नहीं होता कि ICAI ही इसको बना के रख देती है, जनरली होता क्या है बच्चों, ये ICAI की एक बॉडी है, ठीक है, ICAI की एक बॉडी है जिसका नाम है ASB। ICAI की एक बॉडी है जिसका नाम क्या है बताना, ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या होता है, तो बच्चों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये आइडेंटिफाई करेगी कि हमें किन किन चीजों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। मतलब कौन से ऐसे आइटम्स है बिजनेस में, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके लिए हमको अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, ये आइडेंटिफाई कौन करता है बताना, ये ASB आइडेंटिफाई करती है। कौन कौन से एरियाज में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, ASB। अब जैसे हाल फिलहाल में आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, तो उस पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने जा रहा है। पहले आज तक कभी एग्रीकल्चरल इनकम की अकाउंटिंग कैसे करना ये कहीं दिया नहीं गया था, बट आज के डेट में अब ये जो ASB है ना बच्चों, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो ये अभी क्या कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कैसे करना कैसे नहीं, इसके बारे में अभी ये सोच रहे हैं। तो इन्होंने मतलब क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा एरिया है जहां हमको अकाउंटिंग की जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। तो इन्होंने हाल फिलहाल में आइडेंटिफाई कौन सा एरिया किया है बताना, जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होता, तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अब दूसरी बात, इसे आइडेंटिफाई तो किया, तो ये तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर चीज में आपको अकाउंटिंग की जरूरत है। उसके बाद क्या करना पड़ता है बच्चों, उसके बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करना पड़ता है, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट करना पड़ता है, मतलब एक बार आपने एरिया सिलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई किया कि किस चीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, तो उसके बाद क्या करते बच्चों, ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, ओके। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बस ड्राफ्ट के फॉर्म में इसको बना दिया जाता है। ड्राफ्ट बोले तो आप लोग ऐसा समझ के चलो, रफ में बना के रखते हैं, ठीक है, रफ में बना के रखते हैं। और ये जब भी बनाया जाता है तो जो उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज है, यूसेज है, कस्टम्स है, मतलब जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस ईयर बाय ईयर चली आती है, तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। और फिर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट को चेक किया जाता है, कुछ इसमें कमी लगे तो उसे आप कहीं ना कहीं रिपेयर कर देते हो, रेक्टिफाई करते हो, और फिर जब एक फाइनल आपका क्या बन के निकलेगा बताना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो फिर पब्लिक में इशू किया जाता है। ड्राफ्ट होता है, उसके बाद इसके क्या किए जाते हैं, रेक्टिफिकेशन किए जाते हैं। कोई चीज कम ज्यादा हुई तो उसको वैसे एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में फिर क्या होता है बताना, आपका फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है। फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज व्हाट, इशूड, वो इशू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये आपका
क्या होता है बताना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट प्रोसीजर होता। तो ये प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या है बच्चों, सबसे पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करो, फिर उसके जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ड्राफ्ट बना के रखो, मतलब रफली बना के रखना, फिर आप उसका रेक्टिफिकेशन करो अगर कोई गलतियां वगैरह होगी, और जब सब ठीक हो जाए उसके बाद फाइनली आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है। और डेफिनेटली ये इशू कौन करेगा बताना, ICAI, ठीक है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी कंपैटिबल विद अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अदर कंट्रीज। ओके, अब ये भी बात सही है, अभी ग्लोबलाइजेशन का एरा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हम किसी भी कंट्री के साथ में डीलिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लेट से बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है, मैंने इंडिया में वो चीज सेल तो कर दिया, बट बाहर की कंट्री से भी उस चीज की डिमांड है, तो मैंने बाहर की कंट्री को भी लेट से सेल कर दिया। तो बचो, मैंने किसी दूसरे कंट्री में सेल किया है, तो जब मैं अदर कंट्रीज में भी ऐसा सेल कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको नहीं लग रहा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है, इसकी वजह से हमें अकाउंटिंग ऐसे करनी पड़ेगी जो हमारे इंडिया के लिए ही कंपैटिबल ना हो, इंडिया के लिए ही सूटेबल ना हो, बल्कि दूसरी कंट्री के लिए भी सूटेबल हो। तो कंपैटिबल का मतलब क्या हुआ बताना, सूटेबल, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग ऐसे करो जो सूटेबल होगी बाकी के भी कंट्री में, ठीक है। दिस हैज रिजल्टेड इन एग्जिस्टिंग AS being converged with what, IFRS। तो इसके लिए AS को किसके साथ आपने मर्ज कर दिया, आपने IFRS के साथ में मर्ज कर दिया। ओके, IFRS का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं उसके साथ में आपने उसे क्या कर दिया है, मर्ज करके रखा हुआ है, ठीक है। दिस कन्वर्जेंस हैज रिजल्टेड इन व्हाट इज नोन एज इंड AS। आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, इंड AS, फॉग नहीं बेटा, आजकल इंडिया में क्या चल रहा है बताना, इंड AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना बच्चों, आप ऐसा पकड़ के चलना, ये इंड AS दो चीजों का मर्जर है। कौन सी दो चीजें, एक तो आपका AS एंड दूसरा IFRS, ये दोनों को आप जब मर्ज कर दोगे ना तो आपको इंड AS मिलेगा, ठीक है। तो इंड AS आर बेसिकली द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which have been modified in accordance with what, accounting practices। मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती, तो उसके हिसाब से हमने IFRS को मॉडिफाई किया है, और ऐसा करके क्या हुआ बताना, इंडियन AS बन गया। ओके, मतलब है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, है तो IFRS, बट हमने उसमें देसी तड़का लगाया। अरे देसी तड़का लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों, प्रेजेंटली ऑल बिग कंपनीज हैव टू फॉलो इंड AS रूल। सब बड़ी बड़ी कंपनीज को आज क्या करना पड़ता है, इंड AS फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। बट स्मॉलर बिजनेस यूनिट्स आर फॉलोड टू कंटिन्यूइंग यूजिंग इन AS। ओके, बड़े जो भी कंपनीज है उनको अब इंड AS ही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, छोटी छोटी जो कंपनीज है वो क्या कर सकती है बताना, AS यूज कर सकती है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल बिजनेस एंटिटी इन इंडिया विल माइग्रेट टू इंड AS। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जितने भी बिजनेस एंटिटीज है उसको माइग्रेट करेंगे काय पे, इंड AS पे, ठीक है। आज बड़े यूनिट को इंड AS और छोटे यूनिट को AS फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इशूड। अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आपको लिस्ट दे के रखी है, वैसे तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट आपको उतने दिए भी नहीं है, ओके। और इसमें भी अभी देखो कुछ कुछ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब नहीं रहे, जैसा AS6 अब नहीं रहा, AS8 अब नहीं रहा। तो देखो, आपको ऐसा आउटडेटेड नॉलेज मैं नहीं देना चाहूंगा, तो और मैं आपको बोलूंगा भी नहीं कि आप इसको रीड करो, ओके। इसको रीड भी मत करना, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं। बट क्योंकि आप अभी 11th पढ़ रहे हो, तो 11th में तो भाई इतना आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाता, बट हम लोग तो सिर्फ 11th के लिए पढ़ाई कर भी नहीं रहे, ओके। तो ये बलजबरी का रिकामा तान मत लेना। आप जब CA फाउंडेशन में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलेगी, ठीक है। और वैसे भी मैंने जैसे आपको श्योरली बता रहा हूं, ना ये 11th में आता है ना CA फाउंडेशन में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि कौन से नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज का है। इज दैट क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर
होल चैप्टर, ये पूरा हमने क्या कर दिया है बताना, हमने हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको अब कुछ होमवर्क देना चाहूंगा। अब हमारी प्रोसीजर क्या रहेंगी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी मेकिंग द रिवीजन, मैं रिविजनरी वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ये रिवीजन में मैं फिर फटाफट क्या करूंगा, जितना हमने सीखा है फर्स्ट चैप्टर में वो पूरा आपको मैं कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, इन द रिवीजन। रिवीजन होने के बाद हम लोग सीधे क्या करने वाले बताना, ये जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट इसमें मैं पूरे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ आपको होमवर्क दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा के दूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग होमवर्क के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, तो आई विल बी गिविंग यू होमवर्क और ये क्वेश्चन नंबर 2 इज योर टुडेज होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। ये सब लोग फटाफट सॉल्व करो और मुझे आपको इसके आंसर सारे भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, बाकी की चीजें हम लोग बाद में देख लेंगे आफ्टर द रिवीजन। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, थैंक यू।